हेलो गाइस, तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 3 के वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हु वाज हेलमट। हेलमट कौन था? आंसर है हेलमट वाज एन 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय। मतलब कि 11 ईयर्स का एक जर्मन बच्चा था। हु ओवर हियर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कशन, जो अपने माता पिता की बातचीत को सुन रहा था। ऑन वेदर द एंटायर फैमिली शुड बी किल्ड, जहाँ पर एंटायर मतलब कि पूरी फैमिली के मरने की बात चल रही थी। और ओनली हिज फादर शुड कमिट सुसाइड, और उसके पापा ये कह रहे थे कि मैं अकेला सुसाइड कर लूँगा तो तुम बचाओगी। क्वेश्चन सेकंड है, नाजिज्म वाज ए सिस्टम वाई। तो मतलब कि नाजिज्म जो एक सिस्टम है, पर क्यों है? आंसर है नाजिज्म डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ फ्यू आइसोलेटेड एक्ट्स। मतलब कि जो नाजिज्म है ना, डिड नॉट कंसिस्ट, उस कोई कुछ ही आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं, उसमें बहुत सारे एक्ट्स है उसमें। इट वाज ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज, ये आइडियाज का स्ट्रक्चर है अबाउट द वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में, और पॉलिटिक्स के बारे में। क्वेश्चन 3, हु वाज गोबेबल्स। गोबेबल्स कौन था? हाउ डिड हिटलर एंड गोबेबल मीट देयर एंड, और अपने एंड को कैसे मीट किया? तो आंसर है गोबेबल्स वाज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर। मतलब कि जो गोबेबल्स था ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। किसका? हिटलर का। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर मतलब प्रचार मंत्री था हिटलर का। दे अलोंग विथ गोबल्स फैमिली कमिटेड सुसाइड, गोबेबल्स फैमिली के साथ इन्होंने सुसाइड कर लिया। कलेक्टिवली इन हिटलर्स बर्लिन बंकर, हिटलर के बर्लिन बंकर में इन अप्रैल 1945। क्वेश्चन 4 है, वाई वाज इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेट अप एट न्यूरेमबर्ग। जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी उसको न्यूरेमबर्ग में क्यों स्थापित किया गया? एट द एंड ऑफ वार, वार के अंत में। आंसर है द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल वाज सेट अप एट न्यूरेमबर्ग बाय द एलिज, एलिज के द्वारा उसको सेटअप किया गया था। टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स, मतलब कि जो ये नाजी समाज में, मतलब कि जो नाजी वाले थे ना, नाजी के योद्धा जो उस वार में लड़ रहे थे, सैनिक, उन पर मुकदमा चलाने के लिए। फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, शांति के लिए, शांति के विरुद्ध जो उन्होंने कार्य किए थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए। फॉर वार क्राइम्स, और जो वार इस लड़ाई के दौरान जो क्राइम हुए उन पर। एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी की अगेंस्ट जो कार्य हुए उन पर। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड नाजीज किल द इनोसेंट पीपल। इनोसेंट पीपल को वो कैसे मारते थे नाजी वाले? आंसर है दे डिवाइस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, है ना, अभूतपूर्व। बाय गैसिंग देम, मतलब कि उनको एक गैस से मार दिया जाता था। इन न्यूमेरस किलिंग सेंटर्स लाइक एसुचविच, इनके सेंटर्स होते थे अलग अलग, जैसे इसमें दे रखा है एक नाम एसुचविच। इनमें इनको डाल दिया जाता था, इन सेंटर्स पे के अंदर डाल दिया जाता था, फिर इनमें गैस छोड़ जाती थी, उस गैस से फिर ये मर जाती थी। और अब है क्वेश्चन 6, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एलिड पावर्स एट द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल। मतलब कि जो ये थे ना एलिड पावर जो थी, एलिड मतलब कि एकजुट था ना एलिड का,
तो उसका क्या एटीट्यूड था न्यूरेमबर्ग में ट्रिब्यूनल बनाने के लिए न्यूरेमबर्ग में। तो आंसर है द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। 11 लोगों को मारने के लिए न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल में भेजा गया था, 11 लोगों को मारने के लिए। मैनी वर इम्प्रेजेंट फॉर लाइफ। बहुत से लोगों को सजाए मौत की नहीं दी, उनको काल कोठरी में डाल दिया। जब तक उनकी डेथ नहीं होगी तब तक वो वहीं पर रहेंगे। द एलीज हैड ए लेनिनेंट एटीट्यूड। अब इस लेनिनेंट का मतलब क्या होता है, वो होता है उदार। मतलब कि उदार जो एलीज थे उनके वो उदार दिल वाले थे टूवार्ड्स जर्मनी। जर्मनी पर वो उदार करना चाहते, उदार रखते थे उनको। द एलीज इम्प्राइज्ड फॉर लाइफ। द एलीज हैड lenient attitude toward Germany. The Allies did not want to be harsh on Germany. जो एलिज थे वो ये नहीं चाहते थे कि जर्मनी का नुकसान हो। हार्श का मतलब हार्श ऑन जर्मनी मतलब जर्मनी का कठोर, पर उनके ऊपर कठोर नहीं होना चाहते थे वो। एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसा कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद थे। तब क्वेश्चन 7 है नेम द कंट्रीज विच फॉर्म्ड द एलिड पावर्स। वो कौन कौन से कंट्री थे जिन्होंने आपस में मिलकर एलिड पावर्स बनाए। तो उसमें आंसर है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार एलिड पावर्स वर लेड बाय यूके एंड फ्रांस। यूके और फ्रांस मिलकर एलिड पावर्स बने थे। इन 1941 में दे वर ज्वाइंड, वो ज्वाइन हो गए बाय यूएसएसआर एंड यूएसए। मतलब ये दो कंट्री जो जुड़ गई थी। क्वेश्चन 8 है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार फॉर जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या रिजल्ट आया जर्मनी के ऊपर। तो इसका आंसर है जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स वर डिफीटेड। जर्मनी और जो सेंट्रल पावर थी वो डिफीट, उनकी हार हो गई थी। नवंबर के 1918 में जर्मनी हैड टू साइन द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज। जर्मनी को जो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुई थी, मतलब कि अपमानजनक जो संधि हुई थी, उसमें उस पर साइन करना पड़ा वर्सेलिज में। ठीक है, अब हमारे दूसरे और इसकी तरफ बढ़ते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन 9 है व्हाट इवेंट्स मेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्लियामेंट पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। जर्मन पॉलिटी को दोबारा संभालने के लिए क्या क्या उपाय किए, क्या हुआ था। आंसर है द डिफीट ऑफ इम्पेरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर लेड टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिटी। जो इम्पेरियल जर्मनी थी और जो एब्डिकेशन जो थे एम्परर जो थे, उन्होंने इनको बनाया था, बाद में सही किया था। क्वेश्चन 10 व्हाट वाज द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन जर्मनी एट वाइमर। मतलब कि जो वाइमर रिपब्लिक जो एक गवर्नमेंट बनी थी ये कैसी थी। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड एट वाइमर वाज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका आंसर है कि जो गवर्नमेंट बनी थी वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, स्वतंत्र थी वो, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन 11 है हाउ वर द डिप्यूटीज इलेक्टेड अंडर द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। डिप्यूटीज का मतलब होता है प्रतिनिधि। मतलब कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रतिनिधि कैसे सेलेक्ट किए गए। तो आंसर है डिप्यूटीज वर इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग। जर्मन पार्लियामेंट को राइक्सटैग बोलते हैं वहाँ पर। तो डिप्यूटीज को इलेक्ट किया गया था जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल, मतलब कि समानता, एंड यूनिवर्सल वोट्स, सांप्रदायिक वोट्स पर। मतलब कि वोट डाले गए थे, उनकी ऐसे वोट डालने पर उनको इलेक्ट किया, जिसकी ज़्यादा वोट्स थे उनको इलेक्ट कर लिया गया। कास्ट बाय ऑल अडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, सभी अडल्ट्स के साथ और वुमेन्स ने भी वोट डाले थे। अब क्वेश्चन 12 है वाई वॉज द वाइमर रिपब्लिक नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। मतलब जो वाइमर रिपब्लिक थी वो खुद के ही पीपल से, जो उसकी जनता थी, जनता खुश नहीं थी वाइमर रिपब्लिक से।
तो आंसर है क्यों नहीं थी। द वाइमर रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट हैड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्योंकि वाइमर रिपब्लिक जो थी उसने ये मान लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि वो हार चुके हैं, जबकि जनता लड़ना चाहती थी, इसलिए जनता खुश नहीं थी उनसे। क्वेश्चन 13 है, व्हाट वाज द वार गिल्ट क्लोज इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज। वार गिल्ट क्लोज मतलब कि युद्ध अपराध खंड। युद्ध अपराध खंड में क्या ट्रीटी गई थी वर्सेलिज में। द वार गिल्ट क्लोज इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार। मतलब कि इस वार के लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है, जर्मनी के द्वारा ये वार हुई है, जर्मनी इसका सारा जुर्माना भरेगा। एंड डैमेजेज सफर्ड बाय द एलिड पावर्स। जो डैमेजेज हैं, जो जिसको सफ़र किया हुआ है, मतलब कि जिसको सहन किया एलिड पावर्स ने, उसका भी जुर्माना ही भरेंगे जर्मनी वाले, है ना। क्वेश्चन 14 है, हु वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। मतलब कि हंसी से नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा जाता था। सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। अब हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन 15। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ मतलब गौरवशाली खाई जीवन, ठीक है। व्हाट वाज द एक्चुअल ट्रूथ अबाउट ट्रेंच लाइफ। खाई जीवन के बारे में अस्तित्व क्या था, असली अस्तित्व क्या था उसका। आंसर है, ऑल्थो द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ द सोल्जर्स लिव्ड ए मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल लाइफ मतलब दुखी जीवन जीते थे। टैप्ड विथ रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्पसेस। कॉर्पस मतलब जिन शवों जो मर जाते थे उनके शवों पर जो चूहे घूमते रहते थे, उनको काटते खाते रहते थे। दे फेस्ड पॉइजनस गैसेस, उनको पॉइजनस गैसेस का सामना करना पड़ता था। एंड एनिमी सेलिंग, और एनिमी सेलिंग का मतलब होता है दुश्मन की गोलाबारी को सहना पड़ना था। क्वेश्चन 16 है, हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी को किसने फॉर्म किया था। तो इसका आंसर है, द स्पैक्टिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन 17 है, मेंशन द रीजन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1923। मतलब कि 1923 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसके रीजन्स बताओ आप। तो आंसर है, जर्मनी डिपेंडेड लार्जली ऑन लोन्स। जो जर्मनी थी वहाँ उस समय पर लोन्स पर डिपेंड हो गई थी बड़े पैमाने पर फॉर फाइटिंग इन वार्स। जब लड़ाई के अंदर, युद्ध के अंदर उन्होंने फाइट की थी जब। एंड फॉर दिस, इस कारण दे हैड टू पे वार रिपेरेशन इन गोल्ड। और उनको वार को जो युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए गोल्ड देना पड़ा। अब क्वेश्चन 18 है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द फ्रेंच व्हेन जर्मनी रिफ्यूज्ड टू पे इट्स गोल्ड रिजर्व्स इन 1923। क्या कदम उठाए गए जब फ्रेंच ने क्या कदम उठाए व्हेन जर्मनी रिफ्यूज टू पे इट्स गोल्ड रिजर्व्स। जब जर्मनी ने मना कर दिया कि वो वार का हर्जाना नहीं भरेंगे, जब फ्रेंच ने क्या उपाय सुझाया, क्या कदम उठाए। फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। जो फ्रेंच थे उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया रूर इसको ले लिया। टू क्लेम देयर कोल, वहाँ से कोल क्लेम करने के लिए। वेन जर्मनी रिफ्यूज टू पे इट्स रिपेरेशन पेमेंट। हर्जाना भरने से जब जर्मनी ने मना कर दिया, जो फ्रेंच थे उन्होंने जो जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल एरिया था रूर उसको हड़प लिया, ताकि उस एरिया में, क्योंकि कोल ज़्यादा था तो कोल आ जाएगा तो हमारे पूर्ति हो जाएगी इस वजह से। अब हमारे पास क्वेश्चन 19 है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बेलगाम, मतलब कि क्या हो गया था। आंसर, इट इज सिचुएशन, यह एक सिचुएशन थी व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। मतलब कि जहाँ पर जो दाम थे, जो चीज़ों के जो दाम थे, मतलब कि जरा कम जो थी वो अपने आप बढ़ जाती है। फॉर इंस्टेंस जर्मनी पेड
कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू ए बाय ए लोफ ब्रेड। ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा लेने के लिए उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। क्वेश्चन 20 मतलब कि बुक में दिया गई थी वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 20, व्हाट इज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक बड़ी संस्था है यूएसए में, है ना। तो ये आंसर है, इट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन यूएसए। मतलब कि जिसमें स्टॉक रखा जाता है, सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज वाली है यूएसए में है ये, ठीक है। क्वेश्चन 21, डिफाइन प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन मतलब कि सर्वहाराकरण के बारे में बताइए। इट इज़ ए फियर ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स ऑफ वर्किंग क्लास एंड अनएम्प्लॉयड। मतलब कि यह एक डर था लोगों में, बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स मतलब कि जो प्रोलेटराइजेशन था, इसमें क्या था कि लोगों को, जो नीची जात के लोग थे उनको हटाया जा रहा था, अनएम्प्लॉयड किया जा रहा था, उनको खाना नहीं दिया जा रहा था, ऐसे में ये बता रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन 22 है, व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या थी, क्या आंसर है, इट इज एन इलेक्ट्रोल सिस्टम। यह एक इलेक्ट्रोल सिस्टम था इन विच ईच पॉलिटिकल ग्रुप गेन्स इन नंबर ऑफ सीट्स। मतलब हर एक प्रत्येक पॉलिटिकल ग्रुप है उसको सीट्स मिलेंगी इन द लेजिस्लेचर में, दैट इज प्रोपोर्शन। यह एक अनुपात था टू द नंबर ऑफ वोट्स का, टू इट मीन्स जो जीतते थे। क्वेश्चन 23 है, व्हाट वाज आर्टिकल 48 इन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 48 क्या था वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 48 इन द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन गेव द प्रेसिडेंट टू द पावर्स। मतलब कि आर्टिकल जो 48 था वो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट है उसको सारी पावर्स देता है। मतलब कि ऑल पावर्स, वो जो कहेगा वही होगा, ऐसी ऑल पावर्स उसको देता है। इमरजेंसी, एक मिनट, इमरजेंसी मतलब कि इमरजेंसी में उनको सारी पावर देता है प्रेसिडेंट को। सस्पेंड सिविल राइट्स, उसको, उस प्रेसिडेंट को ये भी अधिकार है कि वो सिविल राइट्स को भी हटा सकता है, रूल बाय डिक्री। और इसमें रूल बाय डिक्री होगा मतलब खुद से रूल करेगा वो, उसकी मन मर्जी चलेगी अब, है ना। उसने पास करवा दिया आर्टिकल 48 जो है, इसको पास करवा दिया तो उसकी मन मर्जी चलेगी अब। क्वेश्चन 24 है, नेम द पार्टी रीनेम्ड बाय हिटलर। पार्टी का नाम बताओ जिसने हिटलर ने जिसका नाम बदल दिया। आंसर है, इन 1919 हिटलर जॉइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी। एक छोटे से ग्रुप में हिटलर ने भाग लिया, जर्मन वर्कर्स पार्टी जो एक ग्रुप का नाम है। सब्सिक्वेंटली ही टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से उसने पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपने अधीन कर लिया। एंड रीनेम्ड, उसको बदल दिया उसका नाम, इन नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। दिस पार्टी लेटर केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। बाद में इस पार्टी का नाम नाजी पार्टी रख दिया गया। क्वेश्चन 25 है, हु डिड नाजिज्म बिकम ए मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मतलब कि जन आंदोलन क्यों हुआ, क्या हुआ नाजिज्म में, क्यों ये मास मूवमेंट बन गया, हाउ, कैसे। ड्यूरिंग मतलब कि आंसर है, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन के तहत नाजिज्म बिकेम ए मास मूवमेंट। नाजिज्म एक जन आंदोलन बन गया। बिकॉज नाजी प्रोपेगेंडा गेव होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर। जो नाजी प्रोपेगेंडा था मतलब नाजी पार्टी का जो प्रचार प्रसार था वो लोगों को बेटर फ्यूचर के बारे में बता रहा था कि उनका फ्यूचर अच्छा होगा, उनका वर्तमान अच्छा होगा। बाय 1932 में इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। यह एक बड़ी पार्टी बन गई 37% वोट्स के साथ। क्वेश्चन 26 है, हाउ डिड हिटलर गेट द सपोर्ट ऑफ जर्मन। हिटलर जर्मन सपोर्ट कैसे लिया। हिटलर वाज ए वेरी गुड ओरेटर। मतलब कि जो हिटलर था वो एक अच्छा ओरेटर था, मतलब कि जो ये भाषण थे ना, उन्हें भाषण देने में एक माहिर था। हु कुड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल, मतलब कि वो
जो लोग हैं उनका ध्यान, लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। एंड इम्प्रेस देम विथ हिज वर्ड्स, और उन्हें प्रसन्न कर देता अपनी वाणी से। ही प्रोमिस्ड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, वह उन्हें प्रॉमिस करता है कि वह इस नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड वाइप आउट द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्रीटी वर्सैलिज, और बदला लेगा उस ट्रीटी वर्सैलिज का, ह्यूमिलिएशन अपमानजनक ट्रीटी वर्सैलिज का। ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार के लिए उसने प्रॉमिस किया कि सबको रोजगार मिलेगा। क्वेश्चन 27 है, व्हेन डिड प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर चांसलरशिप टू हिटलर, हाउ डिड ही यूज हिज पावर। प्रेसिडेंट ने, जो हिंडनबर्ग प्रेसिडेंट था, उसने कब हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की, और उस चांसलरशिप को हिटलर ने कैसे यूज किया। तो आंसर है ऑन 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप टू हिटलर। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने ऑफर किया चांसलरशिप हिटलर को। इट वॉज द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, यह एक सबसे बड़ी उपाधि है, सबसे बड़ी पोजीशन थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में। हिटलर टू स्टेप्स टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, हिटलर ने स्वतंत्रता के खिलाफ अपना प्रचार प्रसार करते हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो इसको, वो स्वतंत्रता के बिल्कुल खिलाफ थे। ऐसे कदम उठाए खराब, डिसमेंटल का मतलब होता है नष्ट करने वाले, कि उसने जो ये स्वतंत्रता जैसे रूल हो रहा था वहाँ पर, उसको उसने ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। क्वेश्चन 28 है, व्हाट वाज द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933। फायर डिक्री क्या था 28 फरवरी 1933 को। आंसर है द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविल राइट्स। जो फायर डिक्री ऑफ 28 था वो सभी सिविल राइट्स को सस्पेंड करने वाला था, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने के अधिकार को, प्रेस को, असेंबली को, फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, अनंत काल तक, विच वर गारंटेड अंडर द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने अधीन कर लिया। क्वेश्चन 29 है, हु वर द आर्क एनिमीज ऑफ हिटलर एंड नाजी। आर्क एनिमीज कौन थे नाजी के, आर्क एनिमीज कौन थे हिटलर के और नाजी के, नाजी पार्टी जो थी उसकी आर्क एनिमीज, कट्टर दुश्मन थे। कट्टर दुश्मन हिटलर के कौन थे और नाजी के कौन थे। तो द कम्युनिस्ट वर द आर्क एनिमीज ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टी, मतलब कि जो कम्युनिस्ट जो थे वो हिटलर के कट्टर दुश्मन थे और नाजी पार्टी के कट्टर दुश्मन थे। क्वेश्चन 30 है, व्हाट वाज द अनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933। एनेबलिंग एक्ट क्या था 3 मार्च 1933 का। द एनेबलिंग एक्ट पास्ड ऑन 3 मार्च 1933। एनेबलिंग एक्ट पास हो गया था 3 मार्च मतलब कि 3 मार्च 1933 को पास हो गया था। एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप, उसने डिक्टेटरशिप मतलब कि उसके पास जो प्रेसिडेंट है उसके पास सभी पावर्स आ जाएंगी, डिक्टेटरशिप की पूरी पावर्स उसके पास आ जाएंगी। डिक्टेटरशिप से वह एक अकेला राज करेगा उस पूरे जर्मनी पर। ही गेव हिटलर्स ऑल पावर्स टू रूल बाय डिक्री, वह खुद से रूल कर सकता है, चाहे वो कुछ भी करे, जनता को सहना पड़ेगा। पूरी पावर्स, पूरे सिस्टम्स उसके अधीन रहेंगी, जैसा वो बोलेगा वैसा होगा, वरना वो डिसमिस कर देगा हर चीज़ को। ठीक है, तो आज के हमारा पूरा